2018 में वक्त है बदलाव के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस मिशन 23 के लिए भी कुछ बदलाव करने जा रही है। जिस वचन पत्र ने कांग्रेस को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी, उस वचन पत्र को अब कांग्रेस चुनाव से 3 महीने पहले घोषित करेगी। पार्टी का मानना है कि जनता के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए वचन पत्र को हर जन तक पहुंचाना जरूरी है। यही वजह है कि अब कांग्रेस मिशन 23 से 3 महीने पहले अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है। ये निर्णय हमारा हुआ है कि जिस दिन चुनाव की तारीखें अनाउंस होंगी उसके 3 महीने पहले ही आ जाएगा। 3 चीजें हैं। एक तो यह है ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए ये शामिल रहेगा। किसानों की जो कर्ज माफी की घोषणा थी 2018 के वचन पत्र में, और तीसरा कि जितने बिंदु हमने शामिल किए थे 2018 के वचन पत्र में, इस वचन पत्र में भी शामिल करेंगे और उनको पूरा करेंगे। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस रणनीति और अपनी जमावट में व्यापक बदलाव कर रही है। चुनाव से ठीक 14 महीने पहले ही कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को बदल दिया। अब उनकी जगह ये जिम्मेदारी दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जेपी अग्रवाल संभालेंगे। वहीं कांग्रेस में हो रहे बदलाव और वचन पत्र को लेकर भाजपा ने तंज कसा। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने एक वचन पत्र दिया था और जिसमें जनता को गुमराह करके वो सरकार में भी आ गए। उसमें उन्होंने कहा था कि हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे। एक किसान का नाम कांग्रेस बता दे कि उन्होंने उसका कर्जा माफ किया। पहले वचन पत्र का क्या हश्र हुआ है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। अब आगे चुनाव आ रहे हैं तो कहीं कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी घूमना शुरू हो गए या कमलनाथ जी इस तरह के वचन पत्र बनाने की घोषणाएं कर रहे हैं। 2018 में पूर्ण बहुमत के काफी करीब पहुंची कांग्रेस इस बार बहुमत से आगे निकलना चाहती है। यही वजह है कि कमलनाथ इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। फिर चाहे वचन पत्र हो या उम्मीदवारों का चयन, कांग्रेस को इस बार वचन पत्र से करिश्मे की उम्मीद है। लेकिन सवाल यही कि क्या कांग्रेस का वचन पत्र और उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा उम्मीदों का वचन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक वचन पत्र को लेकर, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए है कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। 3 महीने पहले कांग्रेस का वचन पत्र लाया जाएगा। जाहिर सी बात है इस वचन पत्र में कई चीजें भी शामिल की गई हैं और साथ ही साथ जब ये वचन पत्र पूरी तरह से तैयार होगा, जब जनता के सामने आएगा, इसमें क्या कुछ वो प्रमुख मुद्दे होंगे ये भी देखना अहम होगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम योजनाओं का जिस तरह से विरोध कर रही है, इसको लेकर कांग्रेस के वचन पत्र में क्या कुछ शामिल होगा ये देखना भी अहम होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो ही वो माध्यम होता है जिसके जरिए जनता नेता से जुड़ती है और साथ ही साथ पार्टी क्या कुछ योजनाएं लाएगी सत्ता में आने के बाद, अगर जनता उसे चुनती है, वो कौन से वादे होंगे। जाहिर सी बात है कुछ लोक लुभावन भी होता है और कुछ भविष्य की बातें भी मैनिफेस्टो में छिपी होती हैं। क्या कुछ होगा कांग्रेस के वचन पत्र में ये भी हम चर्चा करेंगे। सरकार क्या कुछ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की क्या कवायद है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले नजर डालेंगे IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या वचन पत्र के सहारे सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस? अहम सवाल। क्या वचन पत्र 3 महीने पहले घोषित करने से कांग्रेस को मिलेगा सियासी लाभ? क्या कांग्रेस के वचन पत्र की काट खोज पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और अंत में मिशन 23 के लिए क्या होंगे कांग्रेस के नए वचन? ये वो अहम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी
बिल्कुल उसी तरह से चलेगी जो नारा एक समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, करो या मरो। जाहिर सी बात है, डू और डाई वाली स्थिति कांग्रेस की रहेगी। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हो, अभी से बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। कोई भी कवायद हो वो पीछे नहीं रहना चाहते। साथ ही साथ निकाय चुनाव की जंग में भी हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस के नेता जमीन में थे। अब हम चर्चा शुरू करते हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। गोविंद मालू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजीत सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। भदौरिया साहब से चर्चा की शुरुआत करेंगे। भदौरिया साहब, साल 2018 में जिस तरह से आपकी पार्टी को 114 सीटें मिली थी, लेकिन अब पूरी कवायद कर रही है कांग्रेस पार्टी कि इस बार बहुमत के आंकड़े से आगे जाए। निश्चित रूप से विवेक जी, 2018 में मध्य प्रदेश के जनमानस ने कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी के वचनों पर विश्वास व्यक्त किया था और हमको सत्ता में बिठाना था। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो जनहितैषी मुद्दे थे, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले निर्णय किसानों की कर्ज माफी का हो, और आदरणीय कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर शपथ लेने के बाद सबसे पहले उस फाइल पे दस्तखत जी उसको क्रियान्वित किया जी। आदरणीय विवेक जी, मैंने अभी आपकी स्टोरी में देखा, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और नेताओं को ये समझ में ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। विश्वास सारंग जैसे मूर्ख लोग, इनको मैं मूर्ख कहूंगा, जैसे लोग जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं और विधानसभा के सदस्य हैं, जिस विधानसभा ने और इनकी सरकार ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए कमलनाथ जी की सरकार ने, और उसके बावजूद कह रहे हैं एक किसान का नाम बता दी। ये गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। ऐसे लोग लोगों का ध्यान भटकाने की बात करते हैं, अपने विभाग पे ध्यान देंगे नहीं। बच्चों के आईसीयू में भोपाल के अंदर हमीदिया में आगे लग जाती है, अपने डिपार्टमेंट को देखेंगे नहीं। आपको बोलने की बीमारी है, छपास की बीमारी विश्वास सारंग जैसे लोगों को है। ये आपको खुद अभी हास्यास्पद लग रहा होगा। मालू जी खुद सोचिए, जिस सदन के जो सदस्य और संवैधानिक पद पे बैठे हैं मंत्री, वो सदन स्वीकार कर रहा है, इनकी सरकार स्वीकार कर रही 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, और ये व्यक्ति कह रहा है कि एक नाम बता दीजिए। क्या बकवास करते हैं ये लोग। तो आदरणीय विवेक जी, वचन पत्र वो चीज है, और कमलनाथ जी के अल्प शासन काल में 15 माह का सरकार का समय मिला था, 2 लाख का जिसमें प्रशासकीय कार्य करने के लिए 12 माह का समय दिया मिला लोकसभा चुनाव वगैरह के कारण। आदरणीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, वृद्धा पेंशन दुगनी की। आप देखिए, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली की बात की गई, उसको लागू किया गया। कन्यादान योजना की राशि दुगनी की गई, और युवाओं को पेंशन देना, और जो आप अभी देखेंगे युवाओं को पेंशन देना, और जो संविदा कर्मचारी थे उनको रेगुलर करने के लिए भी क्रियान्वयन किया जाता था। कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट आने का तैयार था, और एनआरएलएम के कुछ कर्मचारियों को, एनआरएचएम के कुछ कर्मचारियों को, जिनको सेवाओं से पृथक कर दिया गया था, 140 की संख्या थी आदरणीय विवेक जी, उनको आदरणीय कमलनाथ जी ने पुनः सेवा में वापस किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो लोगों को वापस सेवा में करने का आदेश हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने उसको क्रियान्वयन नहीं किया, और वो लोग आज भी बेरोजगारी के रूप में घूम रहे हैं, अपने दर दर भटकते फिर रहे। तो ऐसे विरोधाभास को जनता समझ चुकी है, और आने वाले समय में जो वचन पत्र आएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 27 लाख किसानों के कर्जे जहां तक आदरणीय विवेक जी माफ किए गए, उसके बाद दूसरे चरण का जैसे ही 2023 में सरकार आएगी हम करेंगे। जो पेंशन को मध्य प्रदेश और देश में अटल बिहारी की सरकार के समय रोका गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कर्मचारियों के पेंशन को रोका गया था। हमारे तीनों राज्य, चाहे वो झारखंड हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तीनों राज्यों में कर्मचारियों की पेंशन को लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सरकार आएगी तो 2 निर्णयों पर सबसे पहले क्रियान्वयन होगा आदरणीय विवेक जी। एक तो कर्मचारियों की पेंशन बहाली होगी, तो दूसरा किसानों की कर्ज माफी जो रुक गई है उसको पुनः चालू किया। चलिए गोविंद मालू साहब से हम पूछते हैं। गोविंद मालू जी,
अजीत भदौरिया जी ने तो बता दिया कि क्या कुछ उनके सरकार की जब सरकार भविष्य में आएगी। हालांकि आप लोगों से आमना सामना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान तो नहीं है। और ये बात खुले मंच से जब कमलनाथ जी ने एक बार कहा था, और हो सकता है गोविंद मालू जी को बड़ा अच्छा लगेगा सुन के ये बात, कमलनाथ जी ने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो अपने आप में अवेयर होता है। यानी कहीं ना कहीं गोविंद माल्लू जी आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तारीफ कमलनाथ जी ने कही थी। हालांकि साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक नसीहत भी दी थी कि आप लोग क्यों किसी से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि कोई आपको कहेगा, कोई आपको बताएगा। आप अपने आप में अवेयर रहिए, यह आपकी पार्टी है और इसको जितना भी आप सहायता कर सकते हैं वो कीजिए खुले मन से। गोविंद माल्लू जी, तो एक और तो ये तारीफ थी, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो गेम प्लान आपका रहता है उसी के बहाने कमलनाथ जी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत भी दी थी। गोविंद माल्लू जी। विवेक जी, किसी भी राजनीतिक दल को जनता का प्रतिसाद मिले, जनता का प्रेम और स्नेह मिले, वोट के रूप में मिले और सरकार में आए, उसके लिए तीन बातें जरूरी हैं। एक तो स्पष्ट विश्वासु संदेश, दूसरा विश्वसनीय और प्रेरक नेतृत्व, तीसरा मजबूत संगठन और अच्छे कार्यकर्ता। ये तीनों बातें जिनके पास होती है वो मैदान में चुनाव जीते। अब कांग्रेस को 15 महीने की सरकार के पहले 2018 में जिस कथित वचन पत्र की बात की गई, भदौरिया जी ने अभी कहा कि माननीय कमलनाथ जी के वचन पर भरोसा किया, भरोसा तो बहुत जल्दी टूट गया। 28 तो लोकसभा के चुनाव 29 में से 28 हार गए और 28 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें बुरी तरह पराजित हुए। कितना जल्दी भरोसा टूटा, क्योंकि आपके पास कोई विश्वासु संदेश, कोई स्पष्ट संदेश नहीं था। आपने 4000 में तुमको सुझाव दूंगा, ये कह रहे थे कि 27 लाख के कर्जे माफ हुए और हम बाकी का मैनिफेस्टो में बिल्कुल लेना चाहिए, इनको इसमें बिल्कुल वचन पत्र में देना चाहिए, कर्ज माफी का फिर से वादा करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम बाकी के जो कर्जे हमारे रह गए थे उनको माफ करेंगे, हमने सब माफ कर दिए, ऐसा कहना भी चाहिए ताकि लोग समझें कि ये कितना अच्छा सा। अभी चुनाव के पहले ये बोल रहे हैं कि दूसरा मेरा इनको सुझाव है, कमलनाथ जी को बता दें, वेतन पत्र के लिए एक और सुझाव दे रहा हूँ उनको मैं, कि बेरोजगारी भत्ते की 4000 रुपए की बात की थी कांग्रेस ने पिछले वचन पत्र में, अब उनको 10,000 की बात करना चाहिए ताकि युवा इनसे खुश हो सके। पिछली बार बहुत खुश हुआ तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में बता दिया, फिर उपचुनाव में बता दिया, जितना खुश हुआ। तो अब जो है खुश होने के लिए ये 2-3 घोषणाएं उनको करना चाहिए। लेकिन मालू साहब देखिए क्रेडिबिलिटी दांव पे लग जाती है। जब हम शिवराज जी को या वीडी शर्मा जी को सुनते हैं तो वो अपने पार्टी की कई सारी योजनाएं भी बताते हैं, तो क्या गोविंद माल्लू जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, किस तरह की योजनाएं बताएंगे? क्योंकि आप भी प्रदेश का दौरा करेंगे, जाएंगे तमाम जगह पर, जनता को तो आप बताएंगे कि देखिए शिवराज जी आए थे, ये सब लाए। जी हमारे आपने तो हमसे पूछा आज कि ये वचन पत्र कांग्रेस का आ रहा है और 3 महीने पहले वो उम्मीदवार घोषित कर देंगे और ये सब बातें कही। हम उस पर, हमारे यहाँ तो एक संगठन की रचना है, संगठन का अपना नेटवर्क है। हमारे यहाँ बाकायदा मैनिफेस्टो के लिए समिति बनती है। सुनिए, संकल्प पत्र के लिए समिति में तीनों बार की समिति में, और एक अकेला आदमी निर्णय नहीं करता, उसमें जो 10 लोग रहते हैं वो लोग संकल्प पत्र में लोगों की भी राय लेते कि आखिर हमको क्या संकल्प लेना चाहिए और हम उसको पूरा करके गीता की तरह सामने रखते हैं। आपको याद होगा विवेक जी, कुछ साल पहले जब कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी पूरे देश में, ऊपर गली से लेकर दिल्ली तक, तब ये मैनिफेस्टो को केवल एसआई बड़ा इनाम घोषित करके और उसको अटाले के कमरे में फेंक देते थे। लेकिन अब मैनिफेस्टो की कदर इसलिए हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया सरकारों ने कि हम उसको गीता की तरह सामने रखते हैं और हम उसके वादे जो पूरे करते हैं हम उनको बताते हैं कि हमारा 90% वादे पूरे हुए या 95%। पिछली बार के हमने वादे पूरे किए, केंद्र सरकार ने वादे पूरे किए, एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई,
कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वो 27,000 इनकम्बेंसी के रूप में आए। और देखिए सुनिए, जी अब ये वादे को, ये वचन पत्र पिछली बार का जनता के बीच में लेके जाए, उसको ऑडिट करेगी। 15 महीने में हम ये नहीं कर पाए, हमको और मौका दे दो। ठीक है, लोग कहेंगे कि आंटी कि आपको क्या करना था और क्या नहीं कर पाए, मैं हमने नहीं देवदत्त करेंगे। जी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं के पास बारी बारी एक बार फिर से लौटूंगा। देवदत्त दुबे साहब, साल 2018 के जब विधानसभा चुनाव परिणाम आए थे, जी मैं अब देवदत्त दुबे जी से बात कर लेते हैं। भदौरिया साहब, मालू साहब, आपने लोगों को गरीब से गरीब तर कर दिया। हाँ जी, ठीक है, देवदत्त दुबे जी से हम बात करते हैं। देवदत्त दुबे जी, मेरा सवाल ये है कि 2018 में जब परिणाम आए थे और बड़े ही अभूतपूर्व परिणाम, कांग्रेस 58 सीटों से बढ़कर 114 सीटों पर आ गई। ठीक है भदौरिया साहब, प्लीज गोविंद मालू जी, प्लीज देवदत्त दुबे जी से अभी हम चर्चा कर रहे हैं। जी भदौरिया साहब, लौटूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश में 58 सीटों से देवदत्त दुबे साहब 114 का कांग्रेस का सफर, या 165 सीटों से भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर आ गई थी। साल 23 किस तरह से समझ में आता है आपको? क्योंकि अगर हम दोनों पार्टियों का वोटिंग परसेंटेज की ओर बात करें तो बीजेपी 41% वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन कांग्रेस 40.9%, यानी बिल्कुल रोमांचक मुकाबला था। सीटों का आदान प्रदान, मात्र 5 सीटों का अंतर, पर कांग्रेस के लिए वो बहुत बड़ी जीत थी। दुगने से भी ज्यादा आना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक था, और भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 50 से ज्यादा सीटों से पिछड़ गई थी। देवदत्त दुबे साहब, इसलिए मैंने आपको ये आंकड़े बताए। देवदत्त दुबे जी। जी देखिए, 2023 का चुनाव प्रदेश में अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने तर्कों और तथ्यों के आधार पर उम्मीद बनाए बैठे कि 2023 में हम सरकार बनाएंगे। और पिछले दिनों जब जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव आए, तब भी दोनों दलों की उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि भाजपा यदि 16 नगर निगम पे काबिज थी तो वो 7 हार गई, और बीजेपी जो पंच और वार्ड और उसमें नगर परिषद नगर पालिका में जो उसने 80% का जीत का हासिल की है, तो उसकी अपनी उम्मीदें हैं। तो दोनों दल की उम्मीदें हैं, और 2018 का चुनाव परिणाम भी ऐसा था कि लगभग बराबरी पे थे। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं 2023 में, जैसी शायद पहले कभी हुई हो, कि दोनों सरकारें में रहे। इन 5 सालों में 1.5 साल कांग्रेस सरकार रही, और जब चुनाव होंगे जब तक 3.5 साल के करीब भाजपा सरकार में रहेगी। तो दोनों सरकार में है, दोनों खिलाफ विपक्ष में भी है। तो कौन कितना अपनी जमीनी जमावट करता है, कौन मुद्दों को ले जाता है। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहले केवल घोषणा पत्र नाम होता था, लेकिन चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं वो तो वैसे ही होते हैं जैसे आसमान से ताड़े तोड़ लेने की बात होती है। तो बाद में जब घोषणा पत्र से लोगों का विश्वास उठ गया, तो भाजपा ने उसको अपना संकल्प पत्र नाम दिया और कांग्रेस उसको वचन पत्र कहती है। इनका प्रयोग 2018 के चुनाव में हुआ, और अब दोनों दलों को अपने कार्यकाल के और विपक्षी कार्यकाल का, दोनों का लेखा जोखा साथ में तुलनात्मक अध्ययन के रूप में मतदाता के पास ले जाना है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि इस बार चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई, 1.5 साल पहले से। जी। और आज जो कांग्रेस की बैठक हुई उसमें ये जानकारी मिल रही है कि वो 6 महीने पहले अपना वचन पत्र कंप्लीट कर लेंगे, और 3 महीने पहले प्रत्याशी भी घोषित कर देंगे जो महत्वपूर्ण 100 सीटों पर। कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए बिल्कुल ऐसी हो गई है कि दूर का सपना जैसे हुए, जो लगातार भाजपा जीत रही है, उन सीटों पर वो प्रत्याशी पहले चयन करेंगे। तो बात यही है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, लेकिन कौन सा दल अपनी बात को ले जाता है। जैसे अभी हम दोनों विद्वान प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे, और इस पे लंबी बहस चल रही है कि कांग्रेस में जो वादे किए उनमें से कितने पूरे किए, कितने नहीं किए। किसान कर्ज मुक्ति का एक बहुत बड़ा मामला है। विधानसभा में हम लोग थे तब ये 27 लाख किसानों का कर्जा माफ होने की बात आई थी, लेकिन इसमें पेच ऐसा है कि भाजपा पूछती है कि 2 लाख वाले किसान कौन से, और कांग्रेस कहती है हमने 27 लाख के किए, 1.5 साल ही सरकार में रहे,
और सरकार में रहते तो 2 लाख तक पहुंच जाते। तो ऐसी बहुत सारी बातें। अब जनता क्या सोचती है, कौन अपनी बातों से कन्विंस करा पाता है, कौन बेहतर उम्मीदवार दे पाता है, कौन लोक लुभावन घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र दे पाता है, और क्या परिस्थितियां रहती हैं, ये बहुत सारे प्रत्याशी चयन भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो मुझे लगता है कि हम आप जैसे पत्रकारों के लिए ये 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत अभूतपूर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सीखने सिखाने की दृष्टि से भी बड़ा अहम होगा। अजीत भदौरिया जी। देखिए आदरणीय विवेक जी, आप पूरा परिदृश्य उठा के देखिए। बहुत विद्वान पत्रकार हैं, मैं इनसे मार्गदर्शन बहुत प्रभावित हूं आदरणीय देवदत्त जी से। इन्होंने कहा परिस्थितियां बदली हुई होंगी। आप भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय विवेक जी, वो कैडर नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी का कैडर, कार्यकर्ता, नीति, सिद्धांत, न्याय सब खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, सिर्फ स्वार्थ पूर्ति। स्वार्थ पूर्ति किस तरीके से हो, किस स्तर तक गिरना पड़े, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति, सत्ता हासिल करने के लिए वो करते चले जाए। आप देखिए ताजा घटनाक्रम, मध्य प्रदेश सरकार का एक कैबिनेट मंत्री चीफ सेक्रेटरी के बहाने मुख्यमंत्री और पूरी सरकार पे उंगली उठाता है। आप महिला बाल विकास का घोटाला आया, गरीब का कुपोषण से बच्चे पीड़ित हो रहे, कुपोषित हो रहे मध्य प्रदेश के बच्चे, परंतु शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा उनका राशन खा गए, डकार गए। और कोई 100 करोड़ से ऊपर का पूरे देश में आज चीचा लेदर हो रही है मध्य प्रदेश की, परंतु आप कान पे जू नहीं रख रही। परंतु आप दूसरी चीज देखिए, आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, शिवराज सरकार की कैबिनेट के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में ये महिला बाल विकास का जो हुआ है, सीएजी ने रिपोर्ट दी, वो भी अंश है। तो भैया हम स्वीकार करते हैं वो भी कमलनाथ जी की सरकार का अंश है, परंतु उसमें महिला बाल विकास मंत्री कौन थे? इमरती देवी जी थी, सिंधिया जी की समर्थक थी, आपके साथ चली गई, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। स्वीकार करिए, नाम लीजिए, साफ तौर पे कहिए। तो जो मैं ये पूरा घटनाक्रम आदरणीय विवेक जी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से शिवराज सिंह जी की संगठन और सरकार से जमीन खिसक चुकी है। शिवराज सिंह जी आज अपने अंतर मन में बैठ के पछताते होंगे कि कहां से उन्होंने ये खरीद के सरकार बना ली। गोविंद मालू जी से जवाब ले लेते हैं। जी गोविंद मालू जी बोलिए। ये तो अंतर्यामी, इनको सब मालूम है शिवराज जी क्या सोचते होंगे और जनता क्या सोच रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के पास बेसलेस बात करने को बहुत सारी चीजें हैं। घोटाले की बात करते हैं, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। ये कौन सा कोई आरोप सिद्ध कर दें? इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ये कोई एक आरोप तो सिद्ध कर दें। और नहीं देखिए, सिद्ध पेपर पर करना पड़ता है। आपके पास ऐसा नहीं कि सदन में आप कह रहे हैं जनता के बीच में आप जा नहीं सकते, तो आप कोर्ट तो जा ही सकते हैं। कोर्ट चले जाते किसी मुद्दे पर और अटकड़ी डलवा देते 2-4 मंत्रियों को, तो समझ में आता। हमने डलवाई की नहीं, यूपीए सरकार में हमने 2-4 को जेल भिजवाया और तब आप लगा भ्रष्टाचार का काली ललाट पर लग गई और पूरे देश में ललाट पर कांग्रेस की जगह भ्रष्टाचारी मैं भ्रष्टाचारी हूँ, टोपी पहन ली इन्होंने। तो इसलिए ठीक है, समय समाप्ति के चलते चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सम्मानीय जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अजीत भदौरिया जी, गोविंद मालू साहब, देवदत्त दुबे जी। चर्चा हो रही थी कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर। कांग्रेस 3 महीने पहले वचन पत्र लाने जा रही है। अहम सवाल यह भी होगा, जिस कांग्रेस ने साल 2018 में करिश्माई आंकड़े को छूने से महज 2 सीट कम रह गई थी, इस बार कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि हम 116 के आंकड़े को पार करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। कांग्रेस में जनता विश्वास करेगी, ये बात कह रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह के दौरे के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 पार। देखना होगा कौन कितनी सीटें पार करता है 23 के चुनाव में। बहुत अहम चुनाव होगा 23 का। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।